जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। और अगर आप ईएमआरएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और एजुकेशनल करंट अफेयर्स या करंट अफेयर में अच्छा करना चाह रहे हैं, तो आज इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस बताए गए। इन 10 क्वेश्चंस को जो एजुकेशनल करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं, उसे ध्यान से देख लीजिएगा, बिना कोई स्किप किए हुए। 1 से लेके 10 के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और सोच समझ के बनाए गए हैं। ईएमआरएस एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है कि यही आए या हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं। तो बिना स्किप किए हुए 1 से लेके 10 क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट में बताए गए हैं। आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के इस पहले क्वेश्चन से। पहला ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया दिया गया या किसे मिला? अब पहली चीज़ तो ये होती है कि लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी होती क्या है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये दुनिया की पहली लिविंग यूनिवर्सिटी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंडिया में है। दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी है, इंडिया की है, और हाल ही में उसे हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? पहली चीज़ तो ये जान जाओ कि लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी होती क्या है। लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी होती क्या है? लिविंग का मतलब है जो अभी चल रहा है, जिसमें पढ़ाई लिखाई चल रही है। हेरिटेज उन चीज़ों को दिया जाता है जो बहुत पुरानी हो जाती हैं, जिनको हम कहते हैं कि भाई ये विरासत के रूप में इसको संरक्षित कर लीजिए। अपनी विरासत है, धरोहर है, इसको बचाने के लिए। तो जाहिर सी बात है ये पुरानी होगी, विरासत के रूप में होगी, ऐतिहासिक महत्व होगा। दूसरा, लिविंग मतलब अभी भी वो चल रही है, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई हो रही है। इस तरह का पहला कॉन्सेप्ट है। पहली बार इस तरह की जो है कोई यूनिवर्सिटी की घोषणा की है, और ये घोषणा किया गया है यूनेस्को के द्वारा। आप सभी यूनेस्को का नाम सुने हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे विश्व भर में जितनी भी शैक्षिक हों, यानी एजुकेशनल हो, साइंटिफिक हो, वैज्ञानिक हो, या फिर सांस्कृतिक हों, कल्चरल हो, उन सारी चीज़ों को, साइटों को यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर सूची आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो यूनेस्को ने पहली बार लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा, मतलब एक पहला नया कॉन्सेप्ट है, अभी तक इस तरह की किसी को दर्जा ये देते नहीं थे। तो पहली बार जो है इन्होंने लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। वो विश्वविद्यालय कौन सा है? प्रयागराज विश्वविद्यालय नहीं, ये नहीं है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू ये भी नहीं है। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ये भी नहीं है। विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय है। विश्व भारती को ही, जो जिसकी स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा जो है विश्व भारती विद्यालय की स्थापना की गई थी। इसको यूनेस्को द्वारा लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, पहला दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। इसकी स्थापना हुई थी 1921 में, और स्थापना करने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने यही जनगण मन अधिनायक लिखा था और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला लिखा था। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड हैं। तो याद कर लीजिएगा कि पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में पहली बार यूनेस्को द्वारा दिया गया, उसका नाम है विश्व भारती। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कर्नाटक के किस स्थान पर फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का नया कैंपस खोला गया? जैसा कि हम सभी जानते हैं, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी NFSU, ये कहाँ पे है? ये खोला गया है गांधीनगर गुजरात में। राष्ट्रीय लेवल पे फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी खोली गई है गांधीनगर गुजरात में। और इसका कैंपस हर राज्य में धीरे धीरे खोली जा रही है। लखनऊ में खोला गया, दिल्ली में खोला गया, गोवा में खोला गया, भोपाल में खोला जा रहा है। तो इसी प्रकार कर्नाटक में भी NFSU का, यानी नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी का कैंपस खोला गया। वो कौन सा स्थान है? बेंगलुरु में नहीं खोला गया है। धारवाड़ में खोला गया, होयसल में भी नहीं खोला गया, और इसमें भी कोई नहीं है। तो धारवाड़ में, कर्नाटक का धारवाड़ जिला है, जहां पर NFSU यानी नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी, जिसका कैंपस यानी मेन कैंपस है वो है गांधीनगर गुजरात में। इसने अपना एक कैंपस खोला है फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का, जो है कर्नाटक के धारवाड़ जिले में खोला गया है। अब ये फॉरेंसिक साइंस का क्या मतलब होता है? फॉरेंसिक का मतलब होता है जो अपराध और अपराधियों से जुड़ी हुई विधा है, उसमें साक्ष्य और सबूत इकट्ठा करने की, अपराधियों को कैसे पकड़ा जाए, साक्ष्य कैसे जुटाए जाएं,
कहीं पे मर्डर हो गया, किसी घर में मर्डर हो गया, तो वहाँ पे क्या सबूत मिलेंगे, उन सबूत को, उन साक्ष्यों को कैसे खोजा जाए, कैसे रखा जाए और कैसे ले जाके पुलिस उसको कैसे कोर्ट में ला के प्रोड्यूस करेगी, इन सारी चीज़ों का नाम ही है फॉरेंसिक साइंस। और फॉरेंसिक नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है वो गुजरात गांधीनगर में है। इसकी अलग अलग कैंपस, अलग अलग शाखाएं खोली जा रही हैं। एक नया शाखा कर्नाटक के धारवाड़ जिला में खोला गया है। तीसरा क्वेश्चन, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, संविधान साक्षर जिला कौन सा बना? संविधान साक्षर जिला देख लीजिए, संविधान साक्षर जिला कौन सा बना? अब वो कौन सा जिला है? एर्नाकुलम, कोल्लम, कोची, पेरियार, सब के सब केरल के हैं। सारे जिले केरल के हैं और जाहिर सी बात है केरल में 100% साक्षरता है ही, हम सभी जानते हैं। पूरा केरल राज्य ही जो है 100% साक्षर हो चुका है इंडिया में। तो उसी में संविधान साक्षर, पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा? संविधान साक्षर का मतलब है जिसको संविधान की बेसिक जानकारी दे दी जा चुकी है, जिसके पास संविधान की अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें जो अनुच्छेद हैं, जो प्रस्तावना है, जिसकी बेसिक जानकारी उस जिले के हर एक आदमी को हो गई है। भारत का वो कौन सा जिला है जिसे इस तरह का पहला जिला घोषित किया गया है? तो ये केरल का कोल्लम जिला है। कोल्लम जिला को केरल का पहला जिला है जिसे भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। कोल्लम जिले के हर एक व्यक्ति जो 10 साल से ऊपर हैं, बच्चों की बात तो नहीं हो रही है, जो 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं या लोग हैं, उन सबको जो है संविधान की बेसिक जानकारी है, बेसिक समझ है कि भाई संविधान क्या है, क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, ये सारी चीज़ें उनको पता है। चलिए चौथा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के बाद किस राज्य में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू की गई है? अब इसी को रट के मत देख लीजिएगा, हो सकता है कि अगली बार ये मध्य प्रदेश ना दे और सीधे कह दे कि किस राज्य में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू की गई है। पहली चीज़ जो पहली बार हिंदी में पढ़ाई शुरू की गई थी वो एमपी ने शुरू की थी। जाहिर सी बात है एमपी द्वारा जो है मेडिकल में, यानी जिनको एमबीबीएस करना था, जिनको बीटेक करना था, जिनकी इंग्लिश वीक थी, वो हिंदी में करना चाह रहे थे, तो हिंदी में भी उन्होंने अपना पाठ्यक्रम बना दिया, सिलेबस बना दिया। उसके बाद उसी को कॉपी करके यूपी ने भी, उत्तर प्रदेश ने भी उसी को कॉपी कर लिया और उन्होंने भी कहा कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स को जिसको हिंदी में एमबीबीएस करनी है, इंजीनियरिंग बीटेक करना है, तो उसको हिंदी में भी सिलेबस मिलेगा, हिंदी में भी लोग उसको पढ़ाएंगे। तो हिंदी मीडियम में इनकी पढ़ाई शुरू कर दी गई है। तो पहले एमपी ने किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश ने किया। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि देश में नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति कब बनी? 2020 में बनी। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? चलिए देख लेते हैं। केरल नहीं करेगा, छत्तीसगढ़ नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड राइट आंसर है। केरल इसलिए नहीं करेगा, मैं ऐसे कह रहा हूँ, मतलब एक तरह का तुक्का है, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। केरल इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे जो है, जो अभी प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी अपोजिट पार्टी जो है वहाँ केरल में है। तो जाहिर सी बात है ये इनके नीति को अभी 100% कंपल्सरी कर दें तो अलग सी बात है, लेकिन अगर राज्यों के ऊपर स्वैच्छिक है तो वो निश्चित सी बात है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो उनकी अपोजिट पार्टी की है, तो केरल वाले उसको तुरंत फॉलो नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, हो सकता है जब देखी देखा कर ले, लेकिन शुरू में नहीं करेंगे। तो हम केरल को हटा देंगे। छत्तीसगढ़ की स्थिति भी यही है कि यहाँ पे दूसरी सरकार है, वहाँ पे दूसरी सरकार है, तो जो चीज़ सेंट्रल की बनाई जाएगी अगर वो कंपलसरी नहीं है तो ये उसको उतने जल्दी लागू नहीं करेंगे। हो सकता है बाद में लागू करें, लेकिन शुरू में लागू नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में सेम स्थिति है, दोनों जगह सेम है, लेकिन यहाँ पे भी लागू नहीं की गई है। जो सबसे पहले जो बाजी इस चीज़ में मारी है वो उत्तराखंड ने मारी है। उत्तराखंड ने जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसको लागू कर दिया है, पूरे राज्य में लागू कर दिया है। छठा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने किस योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को उन्नत बनाने की घोषणा की है? देश में बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं। उन स्कूलों को टेक्नोलॉजी बेसिस पे हर तरह से उसको उन्नत बनाने के लिए, उसमें एआई से पढ़ाई हो, उसमें स्मार्ट क्लासेस हों, सारी व्यवस्था हो, इस तरह से सरकार द्वारा, पीएम प्रधानमंत्री द्वारा एक नई स्कीम की शुरुआत की गई है। उस स्कीम का क्या नाम है? श्री योजना, नारी बंधन योजना, स्कूल विकास योजना या सर्व शिक्षा योजना? तो जो राइट आंसर वो है वो श्री योजना। श्री का मतलब ये है श्री स्कीम, पीएम श्री स्कीम, प्रधानमंत्री श्री स्कीम या प्रधानमंत्री श्री योजना के नाम से जाना जाता है। SHRI, SH का मतलब है यहाँ पे स्कूल, मतलब इसको समझ लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। RI मतलब राइज और I से इंडिया, ठीक है, स्कूल राइज इंडिया। तो मैं इसका सीधा मतलब यही था कि जो भारत में जो होता है
स्कूल हैं उनके विकास के लिए, जिससे स्कूल का विकास हो, जिससे इंडिया का विकास हो, राइज मतलब जिससे उन्नत हो, उत्थान हो। तो पीएम श्री योजना के तहत देश भर में जो 1450 स्कूल हैं उनको उन्नत बनाया जाएगा। हो सकता है इस स्कीम को और आगे बढ़ाया जाए और जितने भी स्कूल हैं सारे स्कूलों को उन्नत बनाया जाए। तो इस योजना का जो नाम है वो पीएम श्री योजना इसका नाम रखा गया है, श्री स्कीम इसका नाम रखा गया है। 7वां क्वेश्चन, कौन सा राज्य एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना? अभी बना नहीं है, बनने वाला है, इसकी घोषणा कर दी गई है। अमेरिका की तर्ज पर यूपी में भी बनेगा एजुकेशन टाउनशिप, सीएम योगी ने दी इसकी मंजूरी। जी हाँ, राइट आंसर यही है, उत्तर प्रदेश द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब एजुकेशन टाउनशिप क्या होता है? टाउनशिप होते क्या भाई? टाउनशिप में होता है कि एक पूरा रहने के लिए एरिया बनाया जाता है, एक कस्बा बनाया जाता है, लोग रहते हैं उसमें, उसमें सारी सुविधाएं होती हैं। टाउनशिप, एजुकेशन टाउनशिप का कॉन्सेप्ट इस पे बेसिस है। मान लीजिए एक जगह इन्होंने लखनऊ को चयनित कर लिया, लखनऊ में इन्होंने एक बड़ा सी ज़मीन वमीन लेके जो है उसका अधिग्रहण कर लिया और उसको जो है एजुकेशन टाउनशिप के नाम से बना दिया। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये सारे यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं, प्राइवेट हों सरकारी हों, सबको बुलाएंगे और सबके अपने अपने कैंपस यहाँ पे खुले होंगे। बीएचयू का अपना होगा, जेएनयू का अपना होगा, डीयू का यहाँ पे होगा, आईआईटी कानपुर अपना कैंपस खोल लेगा, एम्स अपना कैंपस खोल लेगा, आईआईएम बेंगलुरु अपना खोल लेगा। तो इस तरह से जो है एक ही जगह पे सारे सारे जितने भी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, आईआईटीज़ हैं या फिर आईआईएम है, वो सब उसी में अपना अपना कैंपस खोल लेंगे। आप अंदर आइए, जिसको भी पढ़ाई करनी है सीधे आइए, एक ही जगह पे आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। आपको आईटी में पढ़ना है तो आप वहाँ पे उनके कैंपस में चले जाइए, एम्स में पढ़ना है एम्स में चले जाइए, जहाँ पे भी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, जिसका भी कैंपस उस टाउनशिप में खुला हुआ, आप वहाँ पे जाइए। अगर क्लास की व्यवस्था है तो क्लास कर लीजिए, अगर बाकी और सुविधाएँ ऑनलाइन की है तो ऑनलाइन सुविधा मिल जाएगी। बहुत ही सही तर्ज तो बढ़िया है, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 20 जगह पे कैंपस खुले होते हैं। अब आपको यहाँ से, अगर आप एमपी के रहने वाले हैं, आपको जो है कहीं पढ़ाई करनी है तो आप 20 जगह पे भटकेंगे। यूपी के रहने वाले अलग अलग जनपदों में हैं तो कभी आप बीएचयू भागेंगे, कभी जेएनयू भागेंगे। आप लखनऊ में सीधे एक जगह जाइए, एजुकेशन टाउनशिप में घुसिए, जहाँ जो आपको अच्छा लगे, जिस यूनिवर्सिटी में अच्छा लगे, जिस कॉलेज में चले जाइए, वहाँ पूरी जानकारी लीजिए, जिसमें अच्छा लगे आप उसमें एडमिशन ले लीजिए, वहीं पर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो अच्छी तर्ज है। चलिए देखते हैं कब तक शुरू हो जाता है। अभी फिलहाल पूरा शुरू नहीं हुआ है, अभी घोषणा हुई, देखिए देखते हैं कि कब तक ये शुरू हो जाता है। 8वां क्वेश्चन, कार्यात्मक रूप से साक्षर, अंडरलाइन कर लीजिए, नया नया टर्म है, नया शब्द है साक्षर। हम लोग देखिए कई तरह से साक्षरता आ चुकी है। संविधान साक्षर जिला आ गया, साक्षर जिला आ गया, अब आ गया कार्यात्मक रूप से, यानी फंक्शनल रूप से। जो फंक्शनल रूप से जो लिटरेट हो चुके हैं, साक्षर हो चुके हैं, वो भारत का प्रथम जिला कौन सा बना? इंदौर बना, लखनऊ बना, मंडला बना या पटना बना? अब पहले कार्यात्मक रूप से साक्षर जनपद जिला क्या होता, मतलब साक्षर कार्यात्मक रूप से साक्षर क्या होता है? एक तो होता साक्षर हो गए, साक्षर हो गए मतलब पढ़ना लिखना हमें आ गया। कार्यात्मक रूप से हो गया मतलब जिसको एक से अधिक भाषा भी आ रही है, अच्छी तरह से लिख ले रहा, अच्छी तरह से पढ़ ले रहा, रोजगार भी कर सकता है, मतलब सही में जो है उसको साक्षरता उसको है। एक तो अंगूठा टेक होते हैं जिन्होंने साइन करना सीख लिया, मतलब खाली कैसे भी करके अपना जुगाड़ उगाड़ करके जैसे भी करके साइन करना सीख लिया और थोड़ा बहुत काखा काका अंगा कर लिया, तो हम लोग क्या कहते थे, उसे साक्षर मान लेते थे। कार्यात्मक रूप से है कि भाई ये कार्य उस भाषा में जिस चीज़ में वो साक्षर है उसमें वो कार्य भी कर सकता है, उसको पूरी समझ है, वो पूरा लिख भी सकता है, पूरा पढ़ भी सकता है। तो इस तरह का पहला जिला बनाया है। इंदौर नहीं बनेगा, बहुत बड़ा जनपद है, और लखनऊ भी इसी तरह बहुत बड़ा जनपद है, पटना भी और बड़ा जनपद है, और ज़्यादा आबादी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो जो पहली चीज़ बनती है ना, जो पहला जनपद होता है बहुत छोटा सा होता है भाई, छोटा सा चयन नहीं किया जाता, जो छोटा जिसमें हो सके, संभव हो सके। बहुत बड़ा कर लोगे तो उसको जो है पूरी तरह से साक्षर बनाने में बहुत समय लग जाएगा। तो मंडला जो एमपी का एक ज़िला है, एमपी का ज़िला है मंडला। मंडला एक छोटा जनपद है, यहाँ पे जो है थोड़ी सी लगभग जो है 2.5 लाख लोग जो है इस तरह से मतलब निरक्षर थे, साक्षर नहीं थे। इनको जो है 2-3 सालों में मिलके इनको पढ़ा दिया गया, टीचर लगाए गए, सारे लोगों ने सबको साक्षर बनाया। तो मंडला जो एमपी का जनपद है, ये भारत का देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जनपद बना है। 9वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरुआत की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा एक स्कीम शुरू की गई है अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसमें इसमें जो होता है, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो गरीब हैं, जो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, जो दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं और उनको यूपीएससी की कोचिंग करनी है, गरीब हैं,
महंगी कोचिंग करने में सक्षम नहीं है, वो अनुपूरती कोचिंग योजना के तहत फ्री में कोचिंग प्राप्त कर सकते हैं। यूपीएससी की, आरपीएससी की यानी जो राजस्थान पीसीएस है उसकी कर सकते हैं। राजस्थान अधीनस्थ सेवा की जो कोचिंग है वहाँ पे आप लोग फ्री में कोचिंग कर सकते हैं। तो ये जो मुख्यमंत्री अनुपूरती कोचिंग योजना है ये राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में पहले से इस तरह की स्कीम चल रही है जिसका नाम है अभुदय कोचिंग योजना। अभुदय जो है ये भी यही सेम करती है, आईएएस-पीसीएस की कोचिंग जो है फ्री में अभुदय कराती है, लेकिन ये यूपी में कराती है। इसी के तर्ज पे राजस्थान ने शुरू किया, जिन्होंने उसका नाम रख दिया मुख्यमंत्री अनुपूरती कोचिंग योजना। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए नया शब्द होगा, संस्कृत ग्राम या संस्कृत विलेज विकसित करने का निर्णय लिया गया। अभी विकसित नहीं हुआ लेकिन निर्णय लिया गया है कि संस्कृत ग्राम विकसित किए जाएंगे। महाराष्ट्र में नहीं होगा भाई, इनका संस्कृत से इतना ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे मराठी बोली जाती है, बहुत ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश को ये सपोर्ट करेंगे, संस्कृत को नहीं करेंगे भाई। हर जिले में, प्रत्येक जिले में कह रहे हैं, प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम बनाना है। तो महाराष्ट्र में वैसे तुक्का भी मारेंगे तो हम नहीं मारेंगे, हम उसको हटा दे रहे हैं। मणिपुर में भी संस्कृत का कोई इतना स्कोप नहीं है, वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, मणिपुरी बोली जाती होगी, तो यहाँ भी हम हटा देते हैं। हमारे पास दो बचता है, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश बड़ा जनपद है, इनको हर जनपद में संस्कृत ग्राम बनाने में थोड़ा समय लगेगा, टाइम लगेगा और पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा। तो इसके लिए ये भी जो है अनुपयुक्त हैं। जो उत्तराखंड सरकार द्वारा पुष्कर सिंह धामी जो यहाँ के सीएम हो, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि उत्तराखंड में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, देवभूमि जानते हैं, तीर्थ स्थल जानते हैं, बहुत सारे धार्मिक यहाँ पे स्थान हैं, तीर्थ हैं, तो संस्कृत का यहाँ पे ज़्यादा स्कोप है। संस्कृत यहाँ चलती भी है, बहुत ज़्यादा जगहों पे बोली भी जाती है। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा ये कहा गया कि प्रत्येक जनपद में हम एक संस्कृत ग्राम बनाएंगे और वो संस्कृत ग्राम ऐसा होगा कि यहाँ के लोग जो है संस्कृत में जो है बातचीत करेंगे। जैसे अगर हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं तो हमारे यहाँ सब लोग हिंदी बोलते होंगे, पूरे गांव भर हिंदी में बात करते होंगे। भोजपुरी वाले हैं तो भोजपुरी में बात करते होंगे, का भैया का हाल बा, कहाँ जात बता। इसी प्रकार जो होता है एमपी में होंगे तो हो सकता है अलग अलग जो है वहाँ पे आदिवासी जो है जहाँ पे जैसी भाषा है वैसी बोली जाती है। इसीलिए तो रीजनल लैंग्वेज आया है। मणिपुरी में बोली जा रही है, तेलुगु तमिल चल रहा है, पश्चिम बंगाल में बांग्ला चल रहा है, तो सब कुछ ठीक बा, कोई बात ना बा। तो संस्कृत ग्राम जो है उत्तराखंड सरकार की योजना है, इसके तहत ये बनाया गया कि हर जिले में एक ऐसा गांव चुना जाएगा, उसको विकसित किया जाएगा संस्कृत ग्राम के रूप में, जहां के सभी लोग आपस में संस्कृत में बात करेंगे या संस्कृत में बात करने में सक्षम होंगे, वो संस्कृत बोल सकेंगे, समझ सकेंगे। तो इस तरह से जो है आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों का इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव पे इसकी फाइल दी गई है, आप वहां से जाके इसका लिंक पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।